बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे अज़ीज़ उम्मतों, मैं हूँ जमाल नासिर। आपने इस्लाम की तारीख़ में एक वाक़या तो सुना होगा कि जब खाने काबा की तामीर की कुफ़ार मक्का ने तो हजर अस्वद को उसकी जगह पर रखने के लिए उनके दरमियान इख्तिलाफ़ हो गया और उसके हल के लिए उन्होंने एक तरकीब सोची कि कौन इसको रखेगा और कैसे रखा जाएगा। तो जो सुबह सवेरे दाखिल होगा मक्के में तो उसके हाथ से हम रखवा लेंगे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह ताला ने उनकी किस्मत में ये बात रख दी। तो इस तरह से हम उनको कुफ़ार मक्का कहते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात उनकी बहुत सी बातें जो हैं वो बहुत अक़ल की होती रही हैं। तो अब ये मैंने एक वाक़या सुनाया है, आज हम इसी को मुल्की हालात में देखेंगे कि मसाइल को कैसे हल करें। आप जानते हैं कि इस वक्त सूरत हाल जो है वो सियासी और आइनी सब बहुत बिगड़ी हुई है और काफ़ी रोज़ाना नई से नई मुश्किल, नई से नई परेशानी आवाम को सुनने को मिल रही है। और पाकिस्तान में तो माशी बहरान भी इतना शदीद होता जा रहा है कि जिसकी बारे में कुछ बताना भी मुश्किल ही है। तो मैं बात शुरू करता हूँ कुछ वाक़े से, कुछ पहले से। पंजाब में हुकूमत तब्दील हुई, नून लीग की हुकूमत आ गई, काफ लीग के 10 वोट उसको मिल गए, ये आपको शायद याद होगा। तो जब काफ लीग के 10 वोट उसको मिले तो उसकी हुकूमत आ गई। फिर उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक आई और काफ लीग के 10 वोट वो परवेज़ इलाही को मिले और उनको जो थे स्पीकर उन्होंने मुस्तरद कर दिए। पहले यही 10 वोट नून लीग को मिले थे और अदालत ने फ़ैसला दिया था, तो वो वज़ीर आला हो गए थे हमज़ा शहबाज। लेकिन इस बार वो 10 वोट जो थे वो जब स्पीकर ने मुस्तरद किए तो फ़ैसला अदालत में आ गया और अदालत ने इस बार क्या करना था अब उसकी समझ से बाहर था, क्योंकि ज़रूरत इस बात की थी कि 10 वोट काफ लीग के जो हैं वो परवेज़ इलाही के हक़ में दे दें। अब मसला ये था कि इस मसले को कौन हल करेगा। मेरे अज़ीज़ हमवतनों, इस मसले के लिए फिर किसी न किसी तीसरे फ़रीक़ की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ आइन जो है ना वो भी अभी तक किसी की समझ में नहीं आया और ना ही रियासत को चलाना समझ में आया है। तो जब मेरे पास आई तो मेरे पास एक बंदा भेज दिया जासूस बना के, एक ख़रीदार एक चीज़ का, ये चरखी लेने के लिए मेरे पास बंदा भेज दिया कि ये जाके ये चरखी ऐसी 10 ख़रीद लो। वैसे उसको ज़रूरत नहीं थी इन चरखियों की, लेकिन ये 10 चरखियाँ एक मशीन में लगती हैं। ये धागे की लंबाई को नापने के लिए मैं बेचता हूँ ये चरखियाँ। तो अब ये वो बंदा चरखी ख़रीदने आ गया और कहने लगा, मैंने कहा उससे कि 5 ले लो, 10 ना लो, लेकिन उसने कहा नहीं 10 देंगे, 10 दे दो। अब ये चरखी खाली ये किस काम की है, ये खाली मशीन में नहीं लग सकती, इसके साथ और भी चीज़ें लगती हैं। इस तरह से ये चरखी लगी हुई है, ये उसके साथ ये सेंसर भी लगता है और ये चरखी फिर चलती है, ये पूरा चीज़ होती है। अब वो बंदा सिर्फ ये खाली चरखियाँ ले रहा है कि ये 10 ऐसी चरखियाँ दे दो। तो मैंने फिर आखिर मजबूरन उसको दे दी। मैंने कहा मैं अपना क्या नुकसान करूँ, मैं तो अपने काम करने बैठा हूँ, तो ये दे दी। इसका मतलब ये हुआ कि ये 10 चरखी का मतलब ये है कि ये 10 वोट जो हैं काफ लीग के वो परवेज़ इलाही को मिल जाएंगे। ये था मसले का हल। ठीक है मेरे अज़ीज़ वतन, ये यहाँ तक बात आगे समझ में आई। तो क्या आइन है हमारा और क्या हमारी सियासत है, ये दोनों चीज़ें बात मेरे पर आती है और ये ख़त्म होती है। अब आगे हम चलते हैं। इसके बाद आज की सूरत हाल में ये तो वक़्त चलता रहा, तो अब खान साहब के साथ क्या मसला था ये तो वो नहीं बताते कि उनके साथ मसला क्या है। उन्होंने पंजाब की असम्बली तोड़ दी, ठीक है, और काफ़ी नामी गिरामी वकला को बुला के उन्होंने इस काम के लिए मशवरा किया। मुझे अफ़सोस है कि वो पता नहीं कौन से मनूस नामी गिरामी वकला थे, काले कोट में काली काली भेड़े हैं जो काला मुँह छुपाई हुई हैं। उन्होंने ये नहीं पूछा कि आप तोड़ना क्यों चाहते हैं, उन्होंने ये तो बता दिया कि आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन कराने हैं, ठीक है। तो तोड़ी क्यों जा रही है ये तो वजह पता चले ना। जब 10 वोट तुम्हें मिल गए, तुम बैठे हुए हो, तो अब क्या परेशानी है। और चलो पंजाब में तो चलो कांटे का मामला है, हस्ब इख्तिलाफ भी भारी है, बराबर की है तकरीबन। सुबह सरहद में वहाँ क्या मसला है,
ये नहीं जाना जा रहा। तोड़ दी, तोड़ क्यों दी, हम उसी पर गौर करेंगे कि तोड़ने का मकसद क्या। असल में तोड़ने का मकसद मेरे अज़ीज़ वतनों ये था कि हुकूमत को दबाव में लेना और अपना मफादात को हासिल करना। मतलब ये है कि जब असम्बली तोड़ेंगे तो 90 दिन में इलेक्शन होंगे और हम किसी न किसी तरह से रो पीट के, फितना फिसाद डाल के जो भी होगा वो पंजाब में अपनी हुकूमत बना लेगा, जिसके इंतखाबात, अगले इंतखाबात जो हैं वो वफाक के भी बाद में होंगे, यानी कि जब उसकी मुद्दत पूरी होगी। ये मसला था। और इसका फ़ायदा ये होगा कि जब पंजाब में एक पार्टी की हुकूमत होगी तो वफाक के इलेक्शन के वक्त वो पार्टी पंजाब में जो भी धांधली करे, जो भी लफड़ा डाले, कुछ भी करे, वो वफाक में अपनी हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाएगी। कुछ अक्सरियत भी आवाम की होगी, कुछ हुकूमत भी बन जाएगी। ये बात आप समझें। यानी और जब पंजाब हुकूमत का वक्त पूरा होगा तो वफाक में वही पार्टी होगी और वो पंजाब में धांधली करे, कुछ भी हंगामा करे, कुछ भी करे, किसी तरह से अपनी दोबारा हुकूमत बना ली। मतलब ये कि चित भी अपनी और पट भी अपनी, कभी यूँ करते रहेंगे, कभी यूँ करते रहेंगे। इसका और कोई हल नज़र नहीं आता। ये मकसद यही था कि किसी ना किसी तरह, वरना तो हुकूमत चल रही थी, असम्बली को चलने देते। तोड़ने का क्या मकसद था? तोड़ने के ऊपर बात होनी चाहिए थी ना। अब ये यूँ पलट लो, अब उस तरफ आएंगे तो फिर यहाँ आ जाएगी, यानी कि एक ही पार्टी हुकूमत करती रहेगी। चलो भाई, अब यहाँ तक तो बात हो गई, ठीक है। अब वो मसला ये आ गया है कि आइन में जो अभी वही बहरान चल रहा है कि 90 दिन में इलेक्शन होने या नहीं होने। हुकूमत के साथ भी एक मसला है, वो ये चाहती है कि हमारी वैल्यू ख़राब हो रही है। मिसाल के तौर पर आप ये देखें कि हुकूमत की सलाहियत भी कोई ख़ास अच्छी नहीं है, कोई काम की नहीं है, मईशत उनसे नहीं संभली है। जो काम कर रहा है, पता नहीं किस बेवकूफ़ ने, किस कमअक़ल ने उनको मुफ्त आटा तकसीम करने का मशवरा दिया है कि आटा तकसीम करो। आटा जो है तो वो बजाय देने के लेने पड़ गए। हुकूमत की अपनी बदनामी शुरू हो गई उसके ऊपर। तो ये क्या अक्लमंदी थी? अक्ल नहीं है मुल्क चलाने की किसी के पास भी, और उल्टा बदनामी उनको मोल मिल गई। लोग भी हलाक हो रहे। ये मसाइल के हल ये मसाइल के हल हैं। अब बात मेरे ऊपर ही आ रही है 4 दिन से, पिछले 4 दिन से ये क्या तरकीबें कर रहे हैं। एक तरकीब करी इन्होंने, फ़कीर को मेरे पास भेज दिया। बीच में जब पेशी होती थी ना इमरान खान की, तब भी मेरे पास कोई फ़कीर आ जाता था, वो मुझसे पैसे मांगता था, मैंने एक दफ़ा दे दिया। दूसरी दफ़ा फिर फ़कीर आ गया तो मैंने कहा ये क्या बात है, ये तो सारे जिस दिन का कोई अदालत का कार्रवाई होती है तो मेरे पास फ़कीर आता है। वो वही वजह है, जैसे ही मैंने 10 पुलियाँ दी थी ना, कि मैं एक तीसरा फरीक हूँ जो बिल्कुल गैर जानिबदार हूँ। मेरी ना पीपल्स पार्टी के साथ बनती है, ना मेरी नून लीग के साथ कोई ताल्लुकात हैं, ना तहरीक इंसाफ के साथ हैं, और ना फ़ौज के साथ है। फ़ौज के साथ भी ख़राबी हैं, लोग फ़ौज के साथ बना के रखते हैं, मेरी नहीं बनती क्योंकि हक़ बात की वजह से। उस हक़ बात पे भी अभी हम आएंगे। तो मेरे अज़ीज़ हमवतनों, तो जब वो फ़कीर आया तो मैंने उससे कहा अच्छा भाई तू इस दफ़ा ऐसा कर, अपनी तस्वीर बनवा। तो तस्वीर बनाने में फ़कीर को क्या तकलीफ़ है, उसे तो पैसे चाहिए ना। वो तस्वीर नहीं बना रहा, बनाने दे रहा, अपना मुंह छुपा लिया उसने। तस्वीर में आपको भी इसके वो दिखाऊंगा वीडियो में। तो और पैसे लिए बगैर चला गया। तो अदालत के लिए इस पर फ़ैसला करना बड़ा मुश्किल हो गया कि वो क्या करेंगे। ऐसे ही एक और वाक़या था, ये अभी 30 मार्च का। तो इन्होंने फिर एक फ़कीर को भेज दिया, वो ज़रा वक़्त से पहले आ गई है। औरत थी कोई नई अनजान, क्योंकि मैं गरीबों को पैसे देता रहता हूँ अपनी कमाई में से। मेरी तो जो है तो राहिल शरीफ ने और बिलाल अकबर ने शादी नहीं होने दी, ये जो जनरल गुज़रे हैं बीच में। तो जो भी होता है, मैं गरीबों की दुआएं लेने के लिए फ़कीरों को पैसे देता रहता हूँ। तो वो वक़्त पे आ गई थी। उस वक़्त मैं उनसे मेरी बात नहीं हुई, वो काफ़ी देर खड़ी रहीं और चली गईं। तो वो अदालत ने उन्हें दूसरे दिन का मौका दे दिया इमरान खान को। ठीक है, मेरे दूसरे दिन इन्होंने वो तरकीब नहीं लगाई फ़कीर के पैसे वाली। दूसरे दिन इन्होंने ये तरकीब लगाई कि कोई चीज़ रास्ते में डाल देते हैं, ये उठाएगा
तो समझो कि हाँ हमारा फ़ैसला हो गया, कोई लंबी तारीख मिल गई, कुछ भी हो गया। मैंने उस पर मैं समझ गया, मैंने कहा ये अब 3-4 दिन मेरे पीछे जो है ना कहानियाँ होंगी। मैंने खुद भी उसका हल किया। मैंने वो चीज़ उठाई, वो एक मोबाइल फ़ोन की हैंड फ्री थी, वो उठाई मैंने और वो लेके रख ली। नमाज़ को जा रहा था मैं, नमाज़ के जाते वक़्त जब मैं वापस आया तो मैंने उसको वापस वहीं फेंक दिया। मैंने कहा उठाना भी फ़िसाद और रखना भी फ़िसाद, अब लड़ो आपस में, मुकाबला करो। भाई मैं कौन होता हूँ बीच में पढ़ने वाला? मुझसे अगर बात करनी है तो आदमी तमीज़ से सीधी तरह से बात कर लेना कि भाई हमारा ये मसला है, ये आप हल करके दे दो, तो बात समझ में आती है। इस तरह से अपनी जो है तो मफादात बहानेबाज़ियाँ, ड्रामेबाज़ियाँ करते हैं। क्यों करते हैं? मुझे अफ़सोस है कि आइन क्या नहीं है हमारे पास। ये जो आइन के दावेदार हैं, जो कानून के कानूनदान बने हुए हैं, इनको नहीं पता कि आइन में क्या करना है, जो कि मैं फ़ैसला करके दूँ। चलो अच्छी बात है, मेरी इज़्ज़त है, मेरे को अल्लाह ने ये हैसियत और मुक़ाम दिया है, ठीक है। तो अब उनके समझ में बात नहीं आ रही। अब मसला क्या हो रहा है मेरे अज़ीज़ हमवतनों? मसला ये हो रहा है कि ये तरकीबें लगाते हैं मेरे पीछे और मैं उनको मुस्तरद करता रहता हूँ, कुछ उसके ख़िलाफ़ काम कर देता हूँ कि वो किसी भी सूरत में जो है तो किसी के फ़ायदे में ना जाए। ना अदालत को उससे कोई फ़ायदा हो रहा है, ना किसी पार्टी को उससे कोई फ़ायदा हो रहा है। अब इस मसले को ये लोग लेके सर पकड़ के बैठ गए और मईशत का भी बुरा हाल है और दिफा का भी बहुत बुरा हाल है। अभी बलूचिस्तान में ईरानी सरहद की तरफ से दहशतगर्दी हुई है, 4 जवान उसमें हमारे हलाक हो गए। दहशतगर्दों ने जैसे तैसे मौका मिलता है, मौका ताक के घात लगा के वो हमले करते रहते हैं, जो कि किसी के पास उसका हल नहीं है। ना इनके पास मुल्क चलाने का कोई हल है, ना इनके पास दहशतगर्दी को ख़त्म करने का हल है, ना महंगाई को ख़त्म करने का, कम करने का हल है कुछ भी, और ना इनको आपस में अपने मामलात, सियासी मामलात भी तय करने का कोई तरीका इनके पास नहीं है। अब ये क्या करेंगे? अदालत में ये अलग असम्बली को पंजाब असम्बली का सबसे बड़ा मसला है। सूबा सरहद की असम्बली पर बात नहीं हो रही है, बात एक ही है दोनों की कि 90 दिन के इलेक्शन है ना। अब अदालत का क्या हाल है? अदालत के पास तो जजों का मेरे अज़ीज़ हमवतनों कोई बच्चा नहीं है, सब बहुत पहुँचे हुए, बहुत काबिल लोग हैं। इनके पास कोई भी केस आता है, ये उसको खोल के देखते हैं और एक नज़र डालते हैं, एक नज़र में ये जान जाते हैं इसका क्या फ़ैसला करना है। सिर्फ़ एक लम्हे में ये सारा फ़ैसला कर लेते हैं कि इन्होंने क्या आइन के मुताबिक करना है और कौन सा क्या शिक़े किस बात पे लग रही हैं। तो खाली मुकदमे को चलाने के लिए इतना वक़्त लगता है इनका कि ये सिलसिला इनको करना पड़ता है, दलाइल लेने पड़ते हैं, ये सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन अभी जो है तो आइन में कोई ऐसी चीज़ इनको नज़र नहीं आ रही है सिवाय इसके कि ये अपना एक मख़सूस नुक्ते के ऊपर बात कर लें। लेकिन यह हर चीज़ को मेरे अज़ीज़ हमवतनों मुल्की मफ़ाद की नज़र से देखना पड़ता है। आपको मैं एक ख़बर सुनाता हूँ। ख़बर क्या है, एक वाक़या भी कह लें उसको, एक वजह भी कह लें, एक मामला भी कह लें। लंदन में एक दहशतगर्द के लिए जो पाकिस्तान से फ़रार है, जिस पे दहशतगर्दी का इल्ज़ाम था, लंदन की हुकूमत ने उसको दहशतगर्द साबित नहीं किया। आप सोचें क्यों? क्या यहाँ दहशतगर्दी नहीं हुई? क्या वो किसी नुक्ते में कोई ऐसा केस में ऐसा नहीं था कि जो उसके ऊपर आता हो? वजह उसकी ये है कि बरतानवी हुकूमत उसको कैसे साबित करे। इसलिए अगर वो साबित करती है तो बरतानिया की अदालत बरतानिया की हुकूमत पे इल्ज़ाम लगाती है कि ये दहशतगर्द को पनाह दे रखी है, ठीक है। इसलिए वो उसको दहशतगर्द नहीं कह सकते क्योंकि उन्हें अपना मफाद अज़ीज़ है। इसी तरह से वो किसी बेईमान को जो पैसे ले जाके वहाँ जमा करे, वो उसको कोई मुजरिम, कोई मनी लॉन्ड्रिंग का कोई कुछ इल्ज़ाम नहीं दे सकती अदालत वहाँ की, क्योंकि देने का मतलब ये है कि चोरी का माल अपने मुल्क में जमा कर रहा है। तो इसलिए अदालत ने वो बेकसूर साबित कर दिया। हमारी अदालतें जो हैं वो सिर्फ़ ट्रकों पे चलती हैं कि ये केस है, हाँ कितने ट्रक हैं इसके पीछे,
कौन से ट्रक हैं, नए मॉडल के हैं, पुराने मॉडल के हैं, कितने भारी हैं, कितना माल भरा हुआ नहीं है। तो ये हमारी सूरत हाल है, ये हमारा कानून है, ये हमारा तौर तरीक़ा है। और वकला की फ़ीसें कितनी हैं, आज तक मैंने ये नहीं सुना किसी वकील ने कोई आमदनी का हिसाब दिया हो। फ़नकारों से हिसाब ले लेते हैं, खिलाड़ियों से हिसाब ले लेते हैं, गरीब हर किसी का हिसाब होता है, वकला की आमदन का कोई हिसाब नहीं है सुनने में आता। तो ये मेरे अज़ीज़ वतनों, ये है मसले का हल। अभी मैंने आपको एक शुरू में वाक़या सुनाया था इस्लाम की तारीख़ का, कि वो कुफ़ार मक्का ने अपना मसला कैसे हल किया था, वरना सारे सरदार कह रहे थे हम इस पत्थर को हजर अस्वद को सरदार, वो हर सरदार कहता था कि मैं खुद रखूँगा, लेकिन उन्होंने उस मसले को हल कर लिया था। ठीक है, तो अब इस मुल्क में कोई तो एक साथ तीसरा फरीक है ना जो अल्लाह ने रखा है। तो ये मसले का हल तो सिर्फ यही है कि इलेक्शन की तो ज़रूरत है नहीं, क्योंकि फिर उससे वो एक नए फड्डे और एक नए फिसाद की कहानी है। तो इलेक्शन मुल्क में पूरे एक साथ ही होने चाहिए, ताकि एक दफ़ा जो जीत जाए वो उसको काम करने का मौका मिले। और ये काम करेगा कौन? उसके लिए भारी पत्थर का मैंने अपनी एक वीडियो में ज़िक्र किया था। पिछली वीडियो में नवाज़ शरीफ ने घास खाई है जिसमें था, तो उसमें भारी पत्थर का जिक्र किया था। वो भारी पत्थर हमें चाहिए और वो भारी पत्थर आपके सामने है इस वक्त। तो अब क्योंकि आप जानते हैं कि ज़रा से काम होते हैं। पुली है, एक दफ़ा मैंने एक वीडियो सबसे पहली बनाई थी कि कमअक़ल ना देखें, उसमें मैंने गिलास चाय का था वो दिखाया था कि चाय के गिलास को किस तरह से फैज़ हमीद को आर्मी चीफ़ लगाने के लिए वो तरीक़ा किया था जिसमें कि नाकामी हुई थी फ़ौज को। तो अब मेरे अज़ीज़ हमवतनों, तो अब मसले का ये हल है कि काबिल आदमी हो जिसकी किसी के साथ ना बनती हो वो करे। अब कोई भी ऐसा बंदा जो तीसरा बंदा किसी को भी हुकूमत पे लेकर आते हैं और लगाते हैं, वो क्या करेगा? वो किसी न किसी पार्टी के साथ है, किसी न किसी तरफ उसका झुकाव है। अभी आपके सामने है कि झुकाव तो जजों का भी है जिनका नहीं होना चाहिए। तेरा जज और मेरा जज की कहानी चली हुई है कि ये उसके जज हैं और हमारे जज नहीं हैं, ये हमारे जज हैं उसके जज नहीं हैं। तो ये क्या, ये है आइन, ये है कानून? ये नहीं है। अब वही बात आ गई कि ऐसा गैर जानिबदार बंदा हो जो किसी सियासी पार्टी का हामी ना हो, और जो अगर किसी को 35 पंचर क्या 70 पंचर भी लगा दे तो वो माई का लाल उस पार्टी का कोई भी चू नहीं कर सकता। और वो कंडीशन सिर्फ अल्लाह के फजल से मेरे पास है। तो मेरे अज़ीज़ हमवतनों, हुकूमत से जो वफाक में बैठे हैं उनसे हुकूमत नहीं चल रही, ठीक है। और फ़ौज की भी हैसियत ख़राब हो चुकी है। फ़ौज को काफ़ी गंदा कर दिया, ख़ुद फ़ौज ने अपना आप को खुद गंदा किया है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और वो कंडीशन सिर्फ अल्लाह के फजल से मेरे पास है। तो मेरे अज़ीज़ हमवतनों, हुकूमत से जो वफाक में बैठे हैं उनसे हुकूमत नहीं चल रही, ठीक है। और फ़ौज की भी हैसियत ख़राब हो चुकी है। फ़ौज को काफ़ी गंदा कर दिया, ख़ुद फ़ौज ने अपना आप को खुद गंदा किया है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं। Shut up.
कि किस तरह से डंडे वाला बीच में सुलह कराने की, दो लड़ाई वालों के बीच में सुलह करा रहा है, उसकी चल ही नहीं रही है, और लड़ने वाली जो हैं वो आपस में लड़े जा रहे हैं। यानी कि उसको तो नज़र भी नहीं आ रहा डंडे वाले को कि वो किसका साथ दे, उसको तो चश्मा भी पहनाना पड़ रहा है ढूंढ के, वो खाली पीली के हाथ चला रहा है तो डंडा क्या चलाएगा। तो ये हमारी फ़ौज की और ये हमारे जो फ़ौज के सरबराह है उनकी हालत हो चुकी है। यहाँ से इसको आप उनके साथ मिला लें तो बहुत आसानी से बात समझ में आ जाएगी। और पिछली दफ़ा मैंने एक साथ दहशतगर्दी का वाक़या हुआ था, उसके ऊपर हमारी हुकूमत जो थी वो टीटीपी का मुकाबला करने अफ़गानिस्तान जा रही थी। तो मैंने सब राज़ी थे, सारी पार्टियां राज़ी थीं, एक मैं अकेला राज़ी नहीं था। मैंने उसके ऊपर आग में मूतना किसे कहते हैं वो वीडियो बनाई थी। होता क्या वो आप इस वीडियो में देखें तो इसको समझेंगे कि क्या हो क्या रहा है। इसमें जो बाहर बैठे हुए हैं वो पैसा फेंक और तमाशा देख वाले लोग हैं कि एक हमारा जो है दिफा करने वाला वो अखाड़े में उतरा हुआ है और उसका एक जानवर से, शेर से, खूंखार से मुकाबला है और ऊपर उसको लड़वाने वाले तमाशा देख रहे हैं। उसके हाथ से तो हथियार भी जो है तो वो उस पकड़ने की जान नहीं है उसको, उसके तो कपड़े भी उतर चुके हैं। वही हाल हमारा है मईशत का कि हमारे तो फ़ौजियों के कपड़े भी उतरने वाले हैं अब, जिस तरह की हमारी माशी हालत हो गई है। और ये अगर वहाँ जाते लड़ने, अगर मैं रोकता नहीं तो क्या होता, ये सिलसिला ख़त्म नहीं होता। इस वीडियो से आपको दिख रहा है कि कौन जीतता कौन हारता। देख के और फैसला करता हूँ। तो मुझे दिफा का पता है ना, मुल्क की सलामती का पता है। मैं समझता हूँ ये जो बैठे हुए हैं ये नहीं समझ पाते। तो जब हम अफ़गानिस्तान जाती फ़ौज मुकाबला करने तो हमें कुछ पैसे मिलते, वो पैसे हमें नहीं मिल रहा है। हम तो इसी तरह के काम करते हैं, दलाली करते हैं, ग़ुलामी करते हैं, ईमान बेचते हैं, दूसरों के मफादात की लड़ाई लड़ते हैं तो हमारी घर चलता है। वरना हमने तो इस मुल्क को कबाड़िए की दुकान बना के रख दिया है। अब ये आप समझे मेरे अज़ीज़ वतनी कि इस मसाइल को कैसे हल किया जाएगा। मसाइल का हल यही है कि वक्त से पहले हुकूमत ख़त्म हो और जमहूरियत का या मिसाक़ जमहूरियत का राख लापने लपेटने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब तुम्हें काम ही नहीं आता तो तुम क्या चलाओगे। असम्बलियाँ कैसे चलेंगी, काम तो आता होता ना। एक आटा तकसीम करना भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता तो लोगों को अव्वल तो ये काम होना ही नहीं चाहिए था। मेरे अज़ीज़ वतनों, बहाना बनाने और कोई तरकीब लगाने की अदालत ने अगर कोशिश की तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर वो जब कोई समझते हैं कि जैसे हम कोई चाय की प्याली वाली तरकीब कर लेंगे या ये चरखी वाली तरकीब कर लेंगे और कोई मसले का हल निकल आएगा, नहीं निकलेगा। ये कहानी उलझती चली जाएगी और मारा मारी तक जा सकती है। वैसे मारा मारी तक जाएगी तो मुझे ही फ़ायदा होगा, मुल्क को फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि मेरी वैल्यू बढ़ जाएगी और कुछ नहीं। 90 रोज़ में सूबाई असम्बलियों के इंतख़ाबात कराना का फ़ैसला करना मुल्क में मसाइल को हल नहीं कर सकता और मसाइल को पैदा करेगा। और अगर बाहर से कोई बंदा लेते हैं, कोई बैंकर लेते हैं मेरे अज़ीज़ वतनों, वो मसाइल को, फ़साद को ख़त्म नहीं करेगा मुल्क। वो ज़्यादा से ज़्यादा मुल्क का कर्ज़ा और चढ़ा देगा, किस्तें IMF से ले लेगा, IMF का फ़ंड, और वो फ़ौज बस इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं करेगा। हो सकता है तो पसे पर्दा ये मुल्क को बेच दें। मेरे अज़ीज़ वतनों, बात बड़ी लंबी होती जाएगी। आपको शायद समझ आ गई हो कि पंजाब असम्बली तोड़ने का मकसद क्या था और इलेक्शन कराने का मकसद क्या है। और हुकूमत चाहती है कि जो तहरीक-ए-इंसाफ़ चाहती है कि उस इलेक्शन हो ताकि उसका वज़न बढ़ जाए। हुकूमत चाहती है कि किसी तरह ये नाअहल हो जाए, ना रहे बाँस और ना बजे बांसुरी। दोनों के दरमियान बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। पीपल्स पार्टी को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो दोनों के साथ है। वो तो जो भी बैठेगा
जहाँ वफाक में वो उसके साथ हैं, और उन्होंने तो अपना सिंध लेना है और सिंध खाना है, सिंधी को नोच के खाना है। डाकू हैं, अभी मैं उसकी वीडियो बनाऊंगा कि जमात इस्लामी वालों के ऊपर कि कितने अकल के अंधे हैं, इनको क्या नज़र आता है और किस तरह से सिंध में काम हो रहा है। उन पे इल्ज़ाम लगा के उनकी हालत दिखाऊंगा मैं कि पीपल्स पार्टी किस तरह खा रही। तो फ़ौज की भी हालत ख़राब है मईशत की वजह से। फ़ौज के ऊपर तो मैं, क्योंकि मेरी किसी के साथ नहीं बनती, इसलिए हक बात तो मैं करता हूँ। हालत ये हो गई है कि मुल्क में डॉलर नहीं है, लेकिन मेरे पास ये ख़बरें हैं और काफ़ी पुरानी भी हैं कि जो हिस्सा पत्ती का वो सप्लायर हैं, जो फ़ौज को सामान सप्लाई करते हैं, वो अपने काम में मुसलसल लगे हुए हैं। हालत ये है कि वो सामान, आलू, छोले, अंडे वो सप्लाई कर रहे हैं, जो भी चीज़ें सप्लाई करते हैं वो दे देते हैं, और हिस्सा पत्ती जिसकी देनी होती है ना साहब बहादुर की, वो भी वो हाथ के हाथ पे कर रहे हैं, और बिल उनके रुके पड़े हैं कि पे नहीं हो रहा है। क्यों? कि फंड नहीं है, बजट नहीं है। और हालत ये हो गई कि जो जिसने वो मंजूरी दी थी, टेंडर मंजूर किए थे, वो अपना हिस्सा पत्ती लेके रिटायर भी हो गए और बिल पड़े हुए हैं, और ये सिलसिला चल रहा है। ये इस मुल्क की दिफा की सूरत हाल है। टैंक ख़राब हो गए हैं, टैंकों को ठीक करने के पैसे नहीं हैं, सामान सब आता है, कहाँ जाता है कुछ पता नहीं। हर चीज़ का यही हाल हो रहा है। सिपाही जो हैं तो वो सरहदों पे दहशतगर्दी के ज़रिए हलाक हो रहे हैं। तो मेरे अज़ीज़ हमवतनों, ऐसा बंदा जो कि दिफा को भी समझता हो, मईशत को भी समझता हो, और सियासत करने वाले उसके आगे सियासी नतीजे के ऊपर आवाज़ भी नहीं निकाल सकते, कोई भी चूँ नहीं कर सकता, और उसकी ज़रूरत है, और इस मसले का कोई हल नहीं है। अगर कोई और हल निकालने की कोशिश की गई तो सिवाय नुकसान के, फिसाद के बढ़ने के, कोई हल नहीं निकलेगा। और इसके ज़िम्मेदार जो बैठे हुए हैं वो होंगे, अदलिया होगी, मीडिया होगा। मीडिया कोई कम नहीं है बेईमानी में। ये मेरे पीछे नज़र आ रहा है मीडिया का दफ्तर, ये सब मुझे अच्छी तरह जानते हैं। अभी मुझे यहाँ बैठा दिया, मैं ज़रा करीब बैठने की कोशिश कर रहा था तो कह दिया यहाँ नहीं बैठो, आगे जाके बैठो। हालांकि ये 20 साल से जानते हैं, लेकिन ये गाड़ियाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, ये मेरी मेहनत का सौदा करके इन्होंने लिए। पहले इनके पास नहीं थी ऐसी गाड़ियाँ, क्योंकि इसके बगैर जब तक खबर बिकती नहीं है ना, जो खबर बिकती है उसी के पैसे होते हैं, जो खबर चलती है उसके कोई पैसे नहीं मिलते। तो खबर मेरी बिकती है सबसे ज़्यादा, और सारे चैनल बेचते हैं। मेरा अज़ीज़ वतनों, सिर्फ़ आपकी दुआएं चाहिए इस मुल्क को और मुझे भी। अस्सलामु अलैकुम।